वेलकम। आईडी के कोचिंग कैंपस के करंट अफेयर्स सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज लेट हो गया है। रीजन उसके पीछे मैंने आपको बताया है कि कल आंधी रात शाम को आई थी, तब से लाइट नहीं थी, इसलिए हम लोग बना नहीं पाए वीडियो। तो आज थोड़ा सा लेट हुआ है करंट अफेयर्स में। कल से अपने समय पर ही चलेगी। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में मिनी रत्न कंपनियां कौन सी हैं, मतलब इनमें से कौन सी कंपनी मिनी रत्न है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, और ऑप्शन आपके हैं ए बी सी डी। ए में है केवल एक, बी में है एक और दो, सी में है एक और दो, एक दो और तीन तीनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आइए समझते हैं। ध्यान देंगे ये क्वेश्चन क्यों दिया है मैंने, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये न्यूज़ में जो है, न्यूज़ में था कल कि ये जो राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर कंपनी है, आरसीएफ जिसे कहते हैं, है ना। आरसीएफ का मुख्य काम है जो है वो फर्टिलाइजर बनाना। ठीक, फर्टिलाइजर मतलब समझ पा रहे हैं आप, खाद बनाना। ठीक, अब देखिए आरसीएफ का दो प्रमुख उत्पाद है, एक है उज्ज्वला, दूसरा है सुफला, है ना। आप जानते होंगे, अगर आप ग्रामीण परिवेश से हैं तो आप जरूर जानते होंगे उज्ज्वला और सुफला। उज्ज्वला जो है वो आपका यूरिया है, सुफला आपका एनपीके है ना। तो ये दोनों इसके ब्रांड वो है, मतलब ब्रांड उत्पाद है। ये दोनों का शेयर काफी हाई है मार्केट में। बाकी इसके अलावा ये और सारे प्रोडक्ट बनाता है। कौन कौन से? ये जैविक उर्वरक बनाता है, घुलनशील उर्वरक बनाता है, तमाम तरीके के और उर्वरक बनाता है। लेकिन ये दो इसके बेहद इंपॉर्टेंट उर्वरक हैं। कौन कौन से? एक उज्ज्वला, दूसरा सुफला। उज्ज्वला मतलब यूरिया, सुफला मतलब एनपीके। ठीक, इस महामारी के दौर में अगर किसी का डिमांड बढ़ जाए, किसी का सेलिंग बढ़ जाए, तो वो नोटिसेबल है कि नहीं, वह मतलब ध्यान देने योग्य है कि नहीं। तो ध्यान देंगे। यहां पर ये आरसीएफ ने कल अनाउंस किया कि हमारा एनपीके मतलब सुफला अप्रैल 2019 की तुलना में अप्रैल 2020 में 35.47 35.47% का इंक्रीमेंट हुआ है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक, तो अब यहां पर ध्यान देंगे, ये जो आपका आरसीएफ है ये पीएसयू है। पीएसयू क्या होता है? पहले ये समझे पीएसयू क्या होता है। पब्लिक सेक्टर, पीएसयू का फुल फॉर्म होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या यूनिट कहते हैं। ठीक है, देखिए बोलता है कि कोई भी कंपनी, ध्यान देंगे मेरी बात, 100% में से जिसके पास 51% होगा, ध्यान देंगे, अगर 51% शेयर प्राइवेट लोगों के पास है तो वो कंपनी निजी कंपनी कहलाएगी। और अगर 51% शेयर, 51 या उससे अधिक शेयर जिसके पास होगा, अगर 51 या उससे अधिक सरकार के पास है तो वो पीएसयू कहलाती है। कोई कंपनी जिसका शेयर 51% या उससे अधिक सरकार के पास होती है वो पीएसयू कहलाती है। ठीक है, और अगर किसी कंपनी में 51% या उससे अधिक शेयर प्राइवेट लोगों का है, उसमें सरकार की भी भागीदारी है, तब भी वो सरकारी कंपनी नहीं, पीएसयू नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी कहलाएगी। समझ पा रहे हैं बात आप? तो अब यहां पर देखिए, ये जो आरसीएफ है ये पीएसयू है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ठीक, अब ये जो पीएसयू होते हैं, ये पीएसयू बेसिकली इनको तीन, मतलब इनके पूंजी के आधार पर, इनकी मान्यता के आधार पर, इनके क्रियाकलापों के आधार पर इनको तीन कैटेगरी में बांट दिया गया है। उसको डिटेल में इकोनॉमी में मैं आपको समझाऊंगा, इकोनॉमी जो आपको पढ़ा रहा हूं उसमें समझाऊंगा। पर यहां इतना समझिए कि मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न, ये तीन तरह की कंपनियां हैं। मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न। पूंजी बढ़ती जा रही जिसकी,
मतलब हमारे देश में जो सबसे बड़ी कंपनियों में सरकारी हैं उन सबको महारत्न कंपनी कहा जाता है। ठीक है, जिनका लाभ अच्छा हो रहा हो, जिनका प्रोडक्शन अच्छा हो रहा हो, तमाम चीजें उस पर मतलब कैटेगरी बनाने का तरीका है, उसको मैं इकोनॉमी में आपको पढ़ाऊंगा। अब यहां पर ये जो आपका आरसीएफ है, ये आरसीएफ एक मिनी रत्न कंपनी है, ध्यान रखिएगा इसको, है ना। इम्तिहान में आपसे ये नहीं पूछने वाला है, इम्तिहान में ये पूछेगा कि ये कैसी कंपनी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अगर मतलब एक ऐसी कंपनी जो इस लॉकडाउन में अपने प्रोडक्शन को जो है बढ़ा ले जा रही है, वो बहुत बड़ी बात है ना। तो ये मिनी रत्न कंपनी है, ध्यान देंगे। यहां पर ये जो एनटीपीसी और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिखा हुआ है ना, एनटीपीसी और सेल, है ना, इसे सेल कहते हैं। ठीक है, सेल है, भेल है, ये सब जो है क्या है, ये सब जो है महारत्न कंपनियां हैं। ठीक, तो ध्यान देंगे, यहां पर पूछता है कि कौन मिनी रत्न है, तो ये वाली मिनी रत्न है, ये दोनों महारत्न कंपनियां हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए जो देश के विभिन्न हिस्सों से तालाबंदी के दौरान लौट रहे हैं, प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। ध्यान देंगे मेरी बात, अभी कल ही न्यूज में है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, ये प्रवासी राहत मित्र ऐप में और क्या जानना है उसको देखिए कि बेसिकली इसका काम क्या है, इस ऐप का काम क्या है, प्रवासी राहत मित्र ऐप का। कि पहली चीज तो जो लोग मतलब वो लोग जो दूसरे प्रदेश में, दूसरे देश की बात मत समझ लेना, है ना, दूसरे राज्य में कार्य कर रहे थे, उनको यहाँ पर लाया जा रहा है, उनके लिए ये ऐप है। बोलता है कि सरकारी जो योजना है उनका लाभ पहुंचाने के लिए, साथ में नौकरी और आजीविका के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी मामलों की सारी देख-रेख निगरानी करने के लिए ये प्रवासी राहत मित्र ऐप उत्तर प्रदेश सरकार ने कल लॉन्च किया। अब ये सवाल उठता है, इसको बनाया किसने? ठीक है, तो ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग ने इसको बनाया, मतलब राजस्व विभाग ने, लेकिन सहयोग इसको मिला है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत यूनाइटेड नेशन के सहयोग से उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग द्वारा इसे निर्मित किया गया। और इसका प्रमुख काम होगा कि जो प्रवासी श्रमिक हैं इन सबको सरकारी योजनाओं का लाभ बताना, नौकरी के बारे में बताना जो अवेलेबल है, आजीविका कहाँ पे कैसे मिलेगी उसके बारे में बताना, और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के बारे में बताना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स हैं और इम्पोर्टेंट होने के नाते समझना आवश्यक है। देखिए, बोल रहा है कि अक्सर समाचारों में उल्लिखित न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव, न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव ब्रैकेट में NMITLI, ये बोलता है कि कार्यक्रम किसकी पहल है, क्या है ये? ठीक है, तो ध्यान देंगे मेरी बात यहां पर, ये है क्या पहले इसको समझते हैं, है ना। किसकी पहल है वो तो एक लाइन का जवाब है ना। आप में से कुछ लोग जो है ऐसा ये कह रहे हैं कि सर केवल एक लाइन बताया जाए। देखिए मेरी बात समझिए कि आपके इम्तहान में एक लाइन ही पूछेगा, कोई उठा करके कुछ भी पूछ लेगा। मेरा काम है कि आपको ऐसा कवरेज देना कि आप इम्तहान में जाएं तो सवाल यहीं से पूछे जाएं, इस तरह की तैयारी हो सके। ठीक है, तो केवल और केवल ये बता देना कि कौन सा इसका उत्तर होगा वो उचित नहीं होगा, या उससे जो है आपकी तैयारी बेहतर नहीं हो पाएगी, है ना। इससे सवाल कैसे कैसे उठ सकते हैं वो सारा बताना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है,
तो आइए देखते हैं, पहले ये समझते हैं कि आखिर में ये NMITLI है क्या। ठीक है, ध्यान देंगे मेरी बात कि ये एक तरह की परियोजना है जिसे CSIR ने अनुमति दी है। CSIR, ठीक है, CSIR यानी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, CSIR ने जो है इसकी अनुमति दी है। ये करेगा क्या, पहले इसको तो समझिए, किस चीज की अनुमति दी गई है। ध्यान देंगे, बोलता है मानव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाएगा। मानव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी HMABS, ठीक है, बनाएगा। अब ये क्या है, थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है चीजें, लेकिन इम्तिहान में पूछेगा क्या करोगे, ऐसे सवाल पूछता है, समझना पड़ेगा। पहले समझो क्लोनिंग क्या होता है। क्लोनिंग आप समझो कि आपके शरीर, मतलब क्लोनिंग का मतलब ये होता है कि शरीर की स्टेम कोशिकाओं को लेकर के, स्टेम सेल को लेकर के हूबहू वैसा तैयार कर देना क्लोन कहलाता है, क्लोनिंग कहलाता है। ठीक है, जीव की कोशिका को लेकर के हूबहू वैसा ही तैयार कर देना क्या कहलाता है, क्लोन कहलाता है। तो यहां पर बोलता है कि HMABS होगा, बोलता है मानव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी तैयार करने जा रहे हैं, है ना। इसको तैयार करने की अनुमति जो दिया गया है वही ये परियोजना है। ठीक है, ये आखिर में है क्या, देखिए ये एंटीबॉडी डेवलप कर रहे हैं। एंटीबॉडी समझ रहे हैं आप, एंटीबॉडी मतलब जो आपके शरीर की रक्षा करेगा। ठीक, किससे रक्षा करेगा, बोलता है ऐसा क्लोन बनाओ, ऐसा क्लोन बनाओ एंटीबॉडी का जो रक्षा करे। किससे, बोलता है कि SARS आपने सुना होगा। ये देखिए ये अभी कोविड-19 आया है ना, कोविड जो आया हुआ है, इससे पहले जो है एक बीमारी आई थी SARS, सेम तरह की बीमारी थी। ठीक, उससे पहले एक बीमारी थी MERS, मर्स। ठीक, तो मर्स, सार्स और ये कोविड सब एक ही तरह की बीमारियां हैं, है ना, बशर्ते इसका रूप थोड़ा खतरनाक है। ठीक, तो देखिए ये मतलब बोलता है कि इसका एंटीबॉडी बनाओ, ठीक, जो इससे लड़ने में सहायक होगा, क्योंकि दोनों एक ही तरह की फैमिली के डिजीज है। बात समझ में आ रहा है, कुछ ना कुछ तो करना होगा, तो बोलता है इसको बनाओ जो इससे लड़ने में कहीं ना कहीं सहायक होगा। और आगे बोलता है कि ये जो अपना रूप परिवर्तित कर रहा है, ये हवाई नहीं है, ये न मजाक कोई है, ये सच्चाई है कि ये जो वायरस होता है वो अपना रूप परिवर्तित करता रहता है, कोई भी वायरस हो। ठीक है, आप ये बात समझिए हमारी। अब नॉर्मली ऐसा देख लो कि विकसित करना अपने अंदर प्रतिरोधी क्षमता, ये उसका गुण होता है। तो देखिए जिन जिन चीजों से इसे डिटेक्ट किया जा रहा था, अब ये धीरे धीरे उन गुणों को छोड़ करके आगे बढ़ रहा है ना। यानी कि ये अपना रूप परिवर्तित कर रहा है कोविड-19, मतलब आपके अंदर लक्षण भी नहीं दिखेगा और पता चला कि आप कोविड के जो है शिकार हो चुके हैं। तो बोलता है कि ऐसा ना हो, मतलब कि जो पता न चल पाए, तो बोलता है कि यही जो लक्षण परिवर्तित कर रहा है, इसको जानने में हमें सहायता मिलेगी अगर हम ये HMABS डेवलप कर लेंगे। तो यही HMABS डेवलप करने के लिए जो परियोजना की मंजूरी दी गई है वो ये है, और उसको मंजूरी किसने दिया है, CSIR ने मंजूरी दिया है। बात समझ में आ रहा है। और ध्यान देंगे ये जो परियोजना है, इसको लागू करने के लिए नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस और IIT इंदौर और ये प्रेडोमिक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ये तीनों जो है मिलकर लागू करेंगे, और वाणिज्यिक पार्टनर, कॉमर्शियल पार्टनर जो है इस पूरे परियोजना का भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड होगा। क्लियर है। तो कुल मिलाकर के इस सवाल का तो जवाब ये बी फॉर बॉल है। क्लियर है। लेकिन आप यहां पर ये शायद उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए हैं कि ये जो डेवलप कर रहे हैं, करने के लिए जो अनुमति मिली हुई है HMABS, ये है क्या वास्तव में। ये कोविड-19 के बदलते हुए रूप को पहचानने में मतलब मदद करेगा, और साथ में ये जो सार्स जो रोग था, सार्स जो बीमारी थी, उससे भी लड़ने में मदद करेगा, जो कि इसी की फैमिली का है, इसलिए यहां भी मददगार साबित होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, विश्व रेड क्रॉस दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व रेड क्रॉस दिवस क्या है ना? पहले तो ये जानना आवश्यक है किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। देखिए, विश्व रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट, रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट, ये एक थीम था। ध्यान देंगे, मूवमेंट चला था। ये जो रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट मूवमेंट था, इसमें 97 मिलियन मतलब लगभग 970 लाख लोग, यानी लगभग 10 करोड़ लोग इसमें वॉलेंटियर यानी खुद से पार्टिसिपेट किए। और इसका उद्देश्य था कि ह्यूमैनिटी को बढ़ावा देना है। और अगर कहीं मानव कहीं सफ़र कर रहा है, मानव कहीं पर परेशान है, पीड़ित है, कोई समस्या है, तो उसको दूर करने का काम जो है इसको करना था। यही इसका मुख्य थीम था। ठीक, तो मुख्य उद्देश्य इसका था। ध्यान देंगे मेरी बात। तो हेनरी डूरंट ने 1863 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में रेड क्रॉस कमिटी ऑफ इंटरनेशनल ICRI का गठन किया था। ठीक है, यही जो है इसके फाउंडर मेंबर थे इसके, और यही आगे चल करके जो इसका उद्देश्य था, जो आंदोलन था कि रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट आंदोलन था, जिसमें मानव जो है मानव जाति के बेहतरी के लिए कार्य करने की बात थी, उसको आगे चल करके IFRC है ना, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट सोसाइटी फाउंड की गई। और जो हर साल 8 मई को, ध्यान देंगे, हर साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट दिवस के रूप में मनाती है। क्यों? क्योंकि हेनरी डूरंट का 8 मई को जन्मदिन है। ठीक है, और 8 मई 1828 को ये पैदा हुए थे। ध्यान देंगे मेरी बात, हेनरी डूरंट को नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, और ये जो कमिटी है रेड क्रॉस कमिटी ऑफ इंटरनेशनल, इस कमिटी को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। क्लियर है? तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे मेरी बात, सवाल जो पूछा हुआ है इसमें बोलता है यह हर साल 8 मई को मनाया जाता है, तो लाइन सही है। ठीक है, कौन मनाता है, किसके द्वारा ये मनाया जाता है? तो देखिए IFRC के द्वारा। ठीक है, और ध्यान देंगे ये जो ICRI है, ICRI इसको हेनरी डूरंट ने ही जो है फाउंड किया था। तो आगे चल करके जो है ये बाद में इसका नाम जो है IFRC यानी इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट सोसाइटी हुआ। तो देखिए बोलता है यह दिन हेनरी डूरंट का जन्मदिन होता है, जिन्होंने इतने में स्विट्जरलैंड के जिनेवा के रेड क्रॉस कमेटी ऑफ ये बनाई थी। तो दोनों लाइन सही है, इसलिए जो आपका ऑप्शन होगा C इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, और यहाँ पर आपको एक और उत्तर मिलेगा कि क्या लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ठीक, ध्यान देंगे, भारत सरकार और निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में अपनी सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों को मजबूत प्रदान करने के लिए नई दिल्ली में 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कोविड-19 आपातकालीन उपाय एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए। ठीक, अब ध्यान देंगे मेरी बात, एक परियोजना का नाम है,
पूरा नाम सुन लीजिए, कोविड-19 आपातकालीन उपाय एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना। ध्यान देंगे, ये जो परियोजना है ये पूरे देश के अंदर, या यूं कहें पूरे विश्व में हर जगह किस तरीके से कोविड-19 से लड़ा जाए उसके लिए ये परियोजना है। ठीक, अब अगर कोविड-19 से लड़ना है तो सबसे जो महत्वपूर्ण इसका उपाय है और जो सबसे कारगर उपाय है वो है लॉकडाउन। अब जब लॉकडाउन करेंगे तो नुकसान होगा, उस नुकसान की भरपाई कैसे होगी, या जो भी स्वास्थ्य इक्विपमेंट्स या जो भी चीजें जरूरत हो रही हैं वो कहां से आएगा, कैसे आएगा, ठीक है, पैसा कहां से आएगा। तो उसके लिए ध्यान देंगे मेरी बात, हम लोगों को दो जगह से पैसा मिला है। ठीक, एक तो जो है इसी परियोजना के तहत, इस परियोजना के तहत देखो $1.5 अरब, मतलब ऐसे समझो आप, ऐसे समझो आप $1 बिलियन, $1 बिलियन का मतलब समझते हो? समझो आप 1 लाख में जो है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। ठीक, और 1 बिलियन में 100 करोड़ होता है। समझ पा रहे हैं? 1 बिलियन में 100 करोड़ होता है। ठीक, तो ये $1 बिलियन ये देने का काम विश्व बैंक कर रही है, और 500 मिलियन यानी 0.5 बिलियन के आसपास, मतलब $1.5 अरब रुपया जो है वो भारत सरकार को मिल रहा है। ठीक है, ये $1 अरब ये वर्ल्ड बैंक दे रही है, और ये 500 मिलियन कौन दे रहा है? ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB दे रही है। ठीक है, ये AIIB जो है पूरे एशिया के अंदर जो आधारभूत संरचना है उसको डेवलप करने का काम करने के उद्देश्य से ये बैंक स्थापित की गई है। 2016 से ये फंक्शन में है। AIIB बैंक जो है वो 2016 से फंक्शन में है। बीजिंग इसका हेडक्वार्टर है, बीजिंग है ना। बीजिंग कहाँ है आपको पता है? ठीक, 102 सदस्य वर्तमान में इसके, मतलब 102 देश इसके सदस्य हैं। क्लियर? ये AIIB के, है ना। तो हमें $500 मिलियन यहाँ से मिल रहा है और $1000 मिलियन यहाँ से मिल रहा है, वर्ल्ड बैंक से मिल रहा है। ये दोनों जब हमें मिलेगा, मतलब मिल रहा है, तो इन दोनों से हम पूरे देश के अंदर सभी राज्य और सभी संघ शासित प्रदेशों के अंदर जो उपाय अपनाए जाने होंगे सब में ये पैसा हम खर्च करेंगे। ठीक है, ये पूरी परियोजना भारत में लागू करने के लिए NHM राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, NCDC राष्ट्रीय रोग निवारण केंद्र और ICMR भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इन तीनों के माध्यम से ये पूरा जो पैसा होगा ये डिसबर्स होगा पूरे देश के अंदर। समझ पा रहे हैं बात? तो अब यहाँ पर आपसे सवाल पूछा हुआ है तो इसका जवाब जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक है, AIIB है। ठीक है, तो ए इसका सही आंसर है। इस क्वेश्चन के अलावा यहाँ पर ये सारे आपको जानकारी होनी चाहिए थी। अब एक बात यहाँ समझ लीजिए कि ये जो आपको ये पैसा मिला है ना, ये पैसा या ये पैसा जो मिल रहा है, इसके पीछे जो है एक शर्त भी होती है कि आप जो पूरा दुनिया, मतलब जो पूरी दुनिया मानेगी उसको आपको भी मानना पड़ेगा। अगर वर्ल्ड बैंक आपको पैसा दे रही है तो वर्ल्ड बैंक पूरी दुनिया जो मानेगी जो बात, वो बात आपको भी मानना पड़ेगा। ठीक, तो पूरी दुनिया में ये जो कोविड-19 से लड़ने के लॉकडाउन का रूल था शुरू से ही, वो यही था कि मतलब मिनिमम कितना, 2 महीना, मिनिमम 2 महीने का लॉकडाउन करना होगा, और
अगस्त सितंबर तक सोशल डिस्टेंसिंग करनी होगी, यानी कि कोई ऐसी संस्थाएं, ऐसी चीज़ें जो है एक साथ, मतलब जहां पर लोग एक साथ भीड़ में रहते हैं, वो नहीं खुलेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय एक तरह का मानक तय किया गया था शुरुआत में ही, उसी आधार पर ये चीज़ें मिल रही हैं, है ना। तो जो लॉकडाउन एक बार 21 दिन, किसी बार 15 दिन का बढ़ाया जा रहा है बार बार, वो बेसिकली सरकार को शुरू से ही पता है कि कम से कम 2 महीने तो रहना ही रहना था। समझ रहे हैं बात आप? तो मिनिमम इतना रहेगा ही रहेगा, इसके आगे चाहे जितना बढ़े। और सोशल डिस्टेंसिंग अगस्त सितंबर तक जारी रहेगी, ऐसा वर्ल्ड बैंक का डायरेक्टिव है। जब वो पैसा दे रही है तो इसी शर्त पे देती है वो। बात समझ में आ रहा है कि अब जो लॉकडाउन है तो उसमें जो आपका नुकसान होगा उसी की तो भरपाई के लिए पैसा मिल रहा है। समझ पा रहे हैं बात आप? तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है, हाल ही में खबरों में देखा गया HR 6819 जैसे लग रहा है ना गाड़ी का कोई नंबर हो हरियाणा का है। तो बोलता है HR 6819 या QV टेलीस्कोपी क्या है। ठीक, ध्यान देंगे मेरी बात। ये HR 6819 का दूसरा नाम है QV टेलीस्कोपियम। ये है क्या आखिर में, पहले इसको समझते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है, बोलता है कि टेलीस्कोपियम के दक्षिणी तारा मंडलों में एक ट्रिपल स्टार सिस्टम है। होमिनिड की एक विलुप्त प्रजाति जो आधुनिक मनुष्यों के करीब थी, या दक्षिण अफ्रीका की एक खदान से निकला हीरे के अंदर एक खोजा गया खनिज है, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान देंगे मेरी बात। खगोलविदों ने अभी मई में ही एक ब्लैक होल जो सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 4.2 गुना का खोज किया या पता लगा। ठीक है, ये कहां पर है? तो बोलता है कि जो हमारा दक्षिणी तारामंडल है, दक्षिणी तारामंडल में जो तारों का समूह है वहां पर बोलता है कि 3 तारों के साथ, मतलब बोलता है कि 2 तारों से जुड़ा हुआ है। बोलता है ये 2 तारों के बीच में एक पाया गया ब्लैक होल जिसे नाम दिया गया HR 6819। ठीक, इसी HR 6819 का एक और नाम है HD 167128 और एक और नाम है QV टेलीस्कोपियम। ठीक है, ध्यान देंगे ये 2 तारों के बीच में है तो इसलिए इसे ट्रिपल सिस्टम कहा गया। ठीक है, और ध्यान देंगे ये पृथ्वी से लगभग 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। क्लियर? पृथ्वी से इसकी दूरी जो है लगभग 1000 प्रकाश वर्ष है। तो इसे जो है ब्लैक होल के रूप में देखा गया मई 2020 में, मतलब अभी इसी समय, कल न्यूज में था। और बोला गया कि ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक ब्लैक होल, मतलब सबसे नज़दीकी ब्लैक होल की अगर बात करें तो ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक ब्लैक होल माना जाएगा। ठीक है, ब्लैक होल थियरी क्या है वो तो पूरा डिटेल हो जाएगा, अलग चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर बात समझ में आया। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन से जाएंगे तो आप ये A इज़ द करेक्ट आंसर। तो आइए अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये सवाल देखिए, सवाल में क्या बोल रहा है उसके लिए कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए, करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट, मतलब एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट से जो है टॉपिक मिलते हैं। ये जो टॉपिक है ये बेसिकली आपका इकॉनमी से है। इकॉनमी में पूंजी बाजार से है और पूंजी बाजार में मुख्य रूप से शेयर जो है वहाँ से सवाल उठाया है, ये वहाँ का सवाल है ये। तो देखिए क्वेश्चन है, भारतीय अमेरिकी, मतलब रुपया और ये डॉलर, भारतीय अमेरिकी, भारत का INR है मतलब इंडियन रुपीस, और अमेरिका का USD, US डॉलर।
फ्यूचर और ऑप्शंस का कॉन्ट्रैक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, क्यों न्यूज में है? अभी कल हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुजरात के GIFT है ना, ये जो गुजरात का इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर जा कर के उन्होंने एक मतलब कि शुभारंभ किया है सेंटर का, जिसमें कुछ चीज़ें बताई हैं कि ये चीज़ें जो है हम लोग करेंगे। तो ये जो GIFT IFSC है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, निर्मला सीतारमण ने बताया कि मतलब उन्होंने अनाउंस किया ये बात कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ध्यान दीजिएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो सूचकांक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक सूचकांक INX और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक सूचकांक IFSC, बोलता है इन दोनों जगहों पर रुपया और डॉलर में फ्यूचर और ऑप्शन जो है में ट्रेडिंग हो सकती है ना। अब ये लाइन मैं पूरा बोल दिया हूँ, लेकिन शायद आपको समझ ना आया हो, है ना। अब ये क्या है, समझिएगा बात हमारी। फ्यूचर और ऑप्शन क्या होता है, देखिए ध्यान देंगे मेरी बात कि मान लो ये शेयर है ना, ये शेयर है, एक आदमी इसको खरीदना चाहता है, ठीक, तो ये जो है इसको खरीदने का, इसको जो वादा करेगा है ना कि भविष्य में मैं आपका शेयर खरीदूंगा, ठीक है, खरीदने का वादा करेगा भविष्य में, तो उसे जो है फ्यूचर कहा जाएगा। ठीक, ध्यान देंगे, अगर सेम जो ऑफर किया है, अगर उसी को खरीदना ऑब्लिगेशन हो, मतलब कि उसको खरीदना कंपलसरी हो, अगर ऐसा है तो उसे फ्यूचर कहेंगे। लेकिन अगर इसके बदले कोई और शेयर खरीदने का विकल्प मौजूद हो तो उसे ऑप्शन कहते हैं। ठीक है, तो बोलता है कि ये जो फ्यूचर और ऑप्शन की खरीदारी कहां पर, बोलता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो INX होगा या NSE का जो है जो IFSC होगा, बोलता है यहां पर रुपया और डॉलर दोनों मान्य होगा, दोनों में खरीदा जा सकता है। समझ में आ रही बात? इसकी अनुमति दी है अभी, और ये बोला कि ये जो सेंटर होगा ये 22 घंटे खुला रहेगा, मतलब कि दुनिया का कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पर आता है इन्वेस्ट करने के लिए तो ये 22 घंटे ये खुला रहेगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे मेरी बात यहाँ पर कि ये जो पूरा सिस्टम है ये पूंजी बाजार से है। अगर अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो इकॉनमी की जो क्लास आपकी चल रही है, अभी आपका मैंने बताया होगा कि भारतीय वित्त व्यवस्था 2 भागों में बटी हुई है, एक है आपका मौद्रिक बाजार, दूसरा है पूंजी बाजार। तो अभी हम लोग मौद्रिक बाजार अपने बेसिक क्लास में पढ़ रहे हैं, जब पूंजी बाजार में पहुंचेंगे तब आपको ये चीज़ें बेहतर ज़्यादा समझ में आएंगे, है ना, कि क्या है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, क्या है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, क्या होता है संवेदी सूचकांक। ठीक है, तो ये इसके सूचकांक है ना। निफ्टी होता है, निफ्टी होता है वो अलग है, ठीक है, निफ्टी है, यहाँ पर ये निफ्टी के अलावा भी तमाम ऐसे हैं, डॉलेक्स है, BSE 200 है, उसके अलावा भी तमाम है। तो उसमें भी ये देखिए INX एक है और एक है IFSC। बोलता है इन दोनों जगहों पर फ्यूचर और ऑप्शन की जो ट्रेडिंग होगी वो रुपया और डॉलर दोनों में होगी, ये परमिशन दिया। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा कि जो बाहरी निवेश है थोड़ा सा वो बढ़ने की संभावना हो सकती है। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लाइन 1 भी सही है, जो बोलता है कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने गांधीनगर में मतलब GIFT इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस में BSE के इंडेक्स INX और NSE के 2 इंटरनेशनल एक्सचेंजों पर INR और USD फ्यूचर और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किए। सही है,
दूसरा बोलता है कि ये 22 घंटे तक खुला रहेगा, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दोनों लाइन सही है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आइए अगले क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, ये समिति डीबी सेख्तर समिति, डीबी सेख्तर समिति अखबारों में आप देख रहे हैं रेगुलर बेसिस पर, ये न्यूज़ में है बार बार। किससे संबंधित है? देखिए, ये आज के करंट में क्यों है, क्योंकि अभी कल राजनाथ सिंह ने, मतलब हमारे रक्षा मंत्री ने, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में 13,157 रिक्त पद थे जिनको भरे जाने की बात थी। 13,157 पदों में से जो है 9,304 पदों को काट दिया उन्होंने, बोला कि मतलब कटौती कर दी, मतलब इसके अलावा जो पद बचेंगे वही भरे जाएंगे। ठीक है, तो ये इसलिए न्यूज़ में है कि इन्होंने कटौती की। तो ये कटौती क्यों की है, आधार क्या है, उसको समझते हैं। 2016 में हमारे दिवंगत जो डिफेंस मिनिस्टर थे मनोहर पारिकर जी, उन्होंने एक समिति बनाई थी, 11 सदस्यीय समिति बनाई थी, और उस समिति के अध्यक्ष, मतलब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, अध्यक्ष थे, वो थे डीबी सेख्तर। अभी डीबी सेख्तर रिटायर हो चुके हैं। तो ये जो 11 सदस्यीय समिति थी, इसका काम था कि ये एक रिपोर्ट तैयार करके बताए कि ऐसा क्या किया जाए कि जो रक्षा का बजट है, जो डिफेंस का बजट है, उसमें कटौती हो सके। ठीक है, जो खर्चे हैं इधर उधर हो रहे हैं उसकी कटौती की जा सके, किस तरीके से होगा ये। ठीक, तो डीबी सेख्तर समिति ने 99 सिफारिशें की, जिसको 2017 में ही उसमें से 65 आउट ऑफ 99, 65 जो सिफारिशें थी उसको 2017 अगस्त महीने में ही मंजूरी मिल गई थी। ठीक, तो डीबी सेख्तर समिति का एक और सिफारिश ये था कि ये जो MES है, इसके जो ये ढेर सारे पद हैं, इनमें कटौती की जाए और नागरिक कार्य बल का पुनर्गठन किया जाए। ठीक है, और वहां पर एम्प्लॉय लगाए जाएं, है ना। तो ये दोनों सिफारिश जो थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो इसको अभी राजनाथ सिंह ने, मतलब हमारे रक्षा मंत्री ने अभी मान लिया है, स्वीकार किया है, तो ये पद जो है कट गए हैं। ठीक, बोलता है कि अगर डीबी सेख्तर समिति के रिपोर्टों को माना जाएगा तो 25,000 करोड़ रुपए का बजट में जो है मतलब बचत होगी, है ना। तो ध्यान देंगे मेरी बात, ये बेसिकली बजट अनुकूलन, यानी कि जो बजट बढ़ रहा था उसमें कमी करने के उद्देश्य से ही ये समिति बनाई गई थी। तो अब यहाँ पर बोलता है कि कौन सा इसमें होगा, तो ये तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में बात करता है, कैश क्रेडिट सिस्टम के बारे में बात करता है, ये दोनों गलत ही हो गया। यही है, सशक्त बलों की लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने और रक्षा व्यय को संतुलित करने की सिफारिश करने से संबंधित है। तो ये पहला ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार आपका ये आज का करंट जो है समाप्त होता है। आप आज लेट हो गया, रीजन उसके पीछे था, मैंने आपको बताया था कि कुछ जो है मतलब मौसम ख़राब होने की वजह से जो कनेक्शन था वो मतलब टूट गया था, बिजली का लाइट नहीं मिल पा रही थी हम लोगों को शूट करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं और इसका बेहतर क्रियान्वयन ध्यान देंगे। आप चाहे जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए ये बेहद इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। एक और चीज़ मैं डिस्कस ये करना चाह रहा हूँ आपसे, वो ये कि अभी अगर आपको एग्ज़ाम देने जाते हो, ये आपके लॉकडाउन के बाद एग्ज़ाम होगा, चाहे वो PCS हो, IAS हो, या ग्रुप D का हो, या लेखपाल का हो, किसी का भी हो, एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप करंट अफेयर्स जो पढ़ रहे हैं अभी, ये तो डेली का पढ़ रहे हैं, मतलब आज का पढ़ रहे हैं, कल का मतलब जो आगे आने वाला करंट है उसका पढ़ रहे हैं पूरा डेली का। लेकिन आपके इम्तहान में अगर आप आज 9 मई 10 मई है
तो ऐसा नहीं केवल 9 मई 10 मई का ही पूछेगा या उसके बाद का ही पूछेगा, उसके पहले वाला भी पूछेगा। ठीक है, तो जो पहले वाला करंट अफेयर्स यूँ कहें पिछले साल के मतलब नवंबर अक्टूबर से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये जो करंट हैं उनको भी कवर करना इम्पॉर्टेंट है। उसको नहीं कवर करेंगे तो सिर्फ जो अभी हम लोग जो है रोज़ रोज़ का है इसको पढ़ लेने से ही हमारा काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो तैयार रहिए। हम सप्ताह में एक दिन आपका जो है पीछे का करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। पीछे का मतलब ये 7 का 7 क्लास रोज चलेगा, मतलब हर दिन एक क्लास चलेगा सप्ताह में 7 दिन, लेकिन एक दिन स्पेशल क्लास करंट अफेयर्स की चलेगी। वो तकरीबन बड़ी क्लास होगी, 2 घंटे क्लास होगी। उस 2 घंटे की क्लास में हम आपको मतलब टॉपिक वाइज उठा करके जो पहले के इसके पिछले 7-8 महीने के करंट अफेयर्स हैं उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं, और पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।